हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का सहृदय स्वागत करता हूं। साथियों, प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आपके यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इन्हीं उम्मीद के साथ आपके समक्ष ये प्रश्न श्रृंखलाओं की सीरीज आपके समक्ष हम रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपको बताना होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर माफ़ कीजिएगा वंदना शिवा और डॉक्टर G.C. पांडे जी। तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन वंदना शिवा है। और ये प्रश्न आपकी यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। समझ गए ना? चलिए इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। व्याख्या है आपके सामने, एक मिनट बताइएगा। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी नामक पुस्तक की लेखिका मशहूर पर्यावरणविद वंदना शिवा है। इस पुस्तक का प्रकाशन 2000 में हुआ था। क्लियर हो गई बात ना? टुमारोज डाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका वंदना शिवा जी हैं और यह पुस्तक 2000 में प्रकाशित हुआ था। क्लियर हो गई बात ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोसा घास और जावा घास, ये दो घास की प्रमुख जो है पौधे हैं छोटे। और साथ साथ आपका ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि गूगल, जो कि ये आपकी औषधीय पौधा के रूप में माना जाता है। और वहीं पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और यह रतन जोत आपका बायोडीजल पौधा के रूप में माना जाता है। समझ गए ना? चलिए इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है कि रतन जोत या जेट्रोफा एक बायोडीजल पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम जेट्रोफा कर्कास है। जेट्रोफा कर्कास है और इसका बीज जो है 27 से 40% तेल युक्त होता है। तो जो जेट्रोफा या रतन जोत का जो बीज होता है वो 27 से 40% तेल से युक्त होता है। तो समझ गए ना आप हमारी बात को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर सुनीता नारायण और माइक पांडे और टी पुलैया। तो बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टी पुलैया जी हैं। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या को देख लीजिए आप। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक टी पुलैया जी हैं। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया था? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु क्षेत्र में? तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आपका तमिलनाडु में लगाया गया था। क्लियर हो गई बात ना? चलिए इसकी हम व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या आपके सामने है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत है? मात्र में पूछ रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण यानी वन से आच्छादित क्षेत्र एवं वृक्षावरण यानी आपके घर पर जो है और आपके आसपास के क्षेत्रों में जो भी वृक्ष लगाए गए हैं या सड़कों के किनारे या आपके घर के खुद, वो जो आपके क्षेत्रों की बात हो रही है, ये जो अनुमानित होती है, जो वृक्षावरण की बात होती है, ये हमेशा अनुमानित होती है। लेकिन जो वनावरण की बात होती है, ये हमेशा फॉरेस्ट अधिकारियों की निगरानी में होता है। तो ये तो इसकी फैक्ट जानकारी होती है, लेकिन वृक्षावरण की जानकारी जो है फैक्ट नहीं होती है बल्कि अनुमानित होती है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत है मात्र।
2.56, 4.46, 9.50 और डी ऑप्शन है 9.18। तो इसका सही जवाब वनावरण एवं वृक्षावरण की प्रतिशतता उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9.18 है। समझ गए ना हमारी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ व्याख्या देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2017 में 9.18% है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है, कैनबरा में है, ओटावा में है या नागासाकी में है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में है। बिल्कुल सही जवाब, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। और ये एम्स्टर्डम कहाँ पर पड़ता है? तो आपका नीदरलैंड में पड़ता है। तो चलिए व्याख्या हम देख लेते हैं। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना ग्रीन पीस की कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। इसका कार्य धरती पर उपस्थित जीवन की विविधता को बचाना है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया है। इसका सही जवाब आपको देना है। 1 मिनट, प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। आप बताइए, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, वनारोपण एवं परती भूमि संरक्षण के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए या डी ऑप्शन आपका है पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकों के लिए। तो इसका सही जवाब आपके सामने, तो बताइए फटाफट। इसका सही जवाब आपका होगा बी ऑप्शन, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। समझ गए ना? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है और इसमें जिसका सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है, श्रेष्ठतर होता है, उसी को राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में श्रेष्ठतम योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब आपको देना है और इसका प्रश्न आपके सामने है, इसका फटाफट जवाब दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था? हम आपको प्रश्न 2-3 बार आपसे रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि कभी भी आपके एग्ज़ाम में ये से प्रश्न आ जाएं तो तुरंत आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए थे कि आपको इसका जवाब सटीक आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसलिए हम आपको बार बार प्रश्न को 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, 1 जुलाई 2001, 2 अक्टूबर 2001, 1 जुलाई 2005, 6 जून 2006। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन का प्रारंभ कब किया गया? तो सही जवाब आपका ए ऑप्शन होगा, 1 जुलाई 2001 को उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन का प्रारंभ किया गया था। समझ गए ना? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। व्याख्या आपके सामने है, इसको देख लीजिए और बहुत ही धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। 1 जुलाई 2001 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होने वाली ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तराखंड से अलग होने के बाद, समझ रहे हैं ना, उत्तराखंड से अलग होने के बाद वृक्षों की कमी को देखते हुए शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? ग्रीन ऑपरेशन योजना। और इस योजना में सामान्य जनता, विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यालय, निजी संस्था आदि के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य कराया जाता था ग्रीन पीस में।
समझ गए ना आप हमारी बात को। 2000 में 2001 जुलाई 2001 से जो है इस ऑपरेशन का जो है शुरुआत किया गया था, ऑपरेशन ग्रीन योजना को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका सही जवाब आपको देना होगा। बताइएगा इसका ऑप्शन, सही जवाब आपको देना है। 1 मिनट, प्रश्न कट जा रहा है। फिर से देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? ऑप्शन आपके सामने है, चाइना, इंडोनेशिया। प्रश्न को फिर से देख लीजिए, विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? चाइना, इंडोनेशिया या फिर, तो विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? तो ऑप्शन चीन और इंडोनेशिया, भारत और स्विट्जरलैंड। प्रश्न आपका कट गया है, तो इसका सही जवाब होगा आपका भारत होगा। विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? तो वो आपका होगा भारत। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत इसका सही जवाब होगा। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या को हम देख लेते हैं, व्याख्या कवर करते हैं हम। व्याख्या आपके सामने है, विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहाँ संरक्षित भूमि को कई श्रेणियों में बांटा गया है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से संरक्षित भूमि सबसे अधिक भारत में उपस्थित है। समझ गए ना हमारी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। 12 प्रश्न आपका क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बी ऑप्शन नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी आपका केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र है नीलगिरी का। मन्नार की खाड़ी, और डी ऑप्शन आपका नंदा देवी। तो नंदा देवी, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार और मन्नार की खाड़ी, इनमें से आपका सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब आपका होगा बी ऑप्शन, नीलगिरी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया। समझ गए ना हमारी बात को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या के सामने है, भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया गया। तो इस बात को, इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1986 में नीलगिरी में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी। समझ गए ना। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन आप देख ही लिए हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका होगा मध्य प्रदेश में दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, और आपकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य प्रदेश स्थित हैं। समझ गए ना। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है, दंडकारण्य प्रदेश मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना राज्यों में स्थित है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी मैमल या फिर बोनीविस या फिर शार्क है या फिर उभयचर है? तो डुगोंग नामक समुद्री जीव है जो कि इसका अस्तित्व तो अब खतरे के निशान पर आ चुका है, और यह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपका स्तनधारी है। स्तनधारी मैमल है डुगोंग नाम का समुद्री जीव। समझ गए ना, जो कि इसका अस्तित्व एकदम खतरे की कगार पर आ चुका है। और डुगोंग जो आपका जो जीव है, यह एक घोड़े के समान जो इसकी आकृति है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या आपके सामने है,
डुगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, हमने घोड़े शब्द का इस्तेमाल कर लिया, जो कि ये गाय के स्वरूप में इसका जो है इसकी आकृति है। डुगोंग समुद्री गाय भी कहा जाता है। यह स्तनधारी मैमल वर्ग में शामिल एक समुद्री जीव है। तो समझ गए ना हमारी बात को, जो कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, क्या है, यह एक स्तनधारी मैमल है और इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। और यह स्तनधारी मैमल वर्ग में शामिल एक समुद्री जीव है। तो क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है और वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई? किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? 35 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष या 50 वर्ष। तो जब आप अपने ही आसपास में हम आपको सामाजिक तौर तरीकों पर जोड़ रहे हैं, आपसे हम कहें कि आपके जो कुछ चिड़ियों के हम नाम आपसे पूछ लें, तो आपसे हम पूछ लें कि ये चिड़िया जो है आप कितने दिनों से नहीं देख रहे हैं, तो आप कहेंगे इसको तो यार बहुत समय हो गया, इसको हम लगभग 10 साल से या 20 साल से नहीं देख रहे हैं, 50 साल से नहीं देख रहे हैं। तो आप कहेंगे इसका एक लिमिटेशन या समय बताएंगे। तो आपकी जो रेड डाटा बुक होती है उसमें जो है विलुप्त जीवों का जो है एक कलेक्शन किया जाता है। उसमें लिखा गया है कि कोई भी जीव यदि अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से यदि नहीं दिखाई दिया तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है और व्याख्या आपके सामने है। जब कोई प्रजाति अपने आवास में 50 वर्ष से अधिक नहीं देखी जाती है तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है, इसका आपको जवाब देना होगा। प्रश्न कट गया है तो प्रश्न आप देख लीजिए। निम्न में से कौन यूनेस्को की धरोहर स्थान है? निम्न में से आपका कौन यूनेस्को का धरोहर स्थान है? केरल का पश्चिमजल कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर आपका चिल्का झील या केवला राष्ट्रीय उद्यान? तो जो है आपका इसका सही जवाब होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका यूनेस्को का धरोहर स्थान है। तो केवलादेव आपका यूनेस्को का धरोहर स्थान माना गया है। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो है विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक ना। तो इसकी हम व्याख्या को हम देख लेते हैं। व्याख्या आपके सामने है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का धरोहर स्थल है और यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक धरोहर स्थल है और यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। समझ गए ना आप हमारी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए आप। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? इसका ऑप्शन आपके सामने है। विश्व के संकटग्रस्त प्राणियों तथा वृक्षों की स्थिति का सूचक। बी ऑप्शन है परम दुर्लभ पौध प्रजातियों का सूचक। डी ऑप्शन है जैव विविधता की स्थिति का सूचक। डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका होगा जैव विविधता का ये सूचकांक लिविंग प्लेनेट्स माना गया है। लेकिन इस आपके ऑप्शंस थोड़ा सा मिसमैच हो गए हैं। इसमें ऑप्शन उपर्युक्त डी बनाया गया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन आपको बता दें कि लिविंग प्लेनेट सूचकांक आपका जैव विविधता की स्थिति का सूचकांक माना गया है। समझ रहे हैं ना। चलिए व्याख्या को हम आपको बता दें। व्याख्या में आपका ये दिया गया है कि लिविंग प्लेनेट सूचकांक जैव विविधता की स्थिति का सूचक है।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, आपका सी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो समझ रहे हैं ना हमारी बात को। जैव विविधता की स्थिति का सूचक जो है आपका लिविंग प्लेनेट सूचकांक, जो कि जैव विविधता की स्थिति का सूचक माना जाता है। समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। माफ़ कीजिएगा, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज का सेशन ईवीएस का आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल आपसे बेहद शानदार प्रश्नों की श्रृंखलाओं को साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।